फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आ गए हैं सेकंड पार्ट करने। वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया कैन नॉट सपोर्ट इजराइल इन यूएनओ, इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट गाजा स्ट्रिप। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं आगे की डिटेल्स। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। कारगिल की लड़ाई में जब जीपीएस टेक्नोलॉजी बंद कर दी गई थी तो हाई प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल जो हमें भारत को इजराइल ने ही सप्लाई दिया था। इजराइल ने ही अपना हेरॉन ड्रोन दिया है। इजराइल हमें कई टाइप के स्पाइक बॉम्ब वगैरह को प्रोवाइड करता है। हमारे रडार सिस्टम को बनाने में इजराइल बहुत मदद करता है। खास करके डिफेंस सेक्टर में इजराइल बहुत मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल अगर मदद नहीं करता तो हम कारगिल लड़ाई नहीं जीत सकते थे, या इजराइल से बड़ा हमारा साथी नहीं है। हाँ, इजराइल जरूर है कि वो इस युद्ध के माहौल में भी भारत की मदद कर रहा है, लेकिन कारगिल की लड़ाई में उसने बहुत मदद किया था जिसे हम नहीं भूल सकते। लेकिन हमारे अन्य भी दोस्त हैं, जैसे फ्रांस है, रूस है, अमेरिका ने भी बहुत इस हद तक साथ दिया। लेकिन ऐसी हमारी क्या मजबूरी बन रही है जो हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते? इसको समझिए। देखिए, हमें जेनेवा कन्वेंशन को भी फॉलो करना है, इंटरनेशनल कोर्ट को भी देखना है, यूएन को भी देखना है। अब कई लोगों में क्या होता है ना, इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है ना, बस इन्हीं दो देश को देख रहे हैं कि ना हम इजराइल के साथ कुछ कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन के साथ जो इन साथ कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसके अलावे भी दुनिया में अन्य देश है, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक असर पड़ता है इसका भी। तो देखिए, इजराइल के साथ हम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इजराइल वहां पर था नहीं, पहले फिलिस्तीन था, वहां यहूदी लोग रहते थे। देखिए, यहूदी लोग के रहने का मतलब ये नहीं कि वहां देश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, कहीं भारतीय रहते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस जगह को आप हिंदुस्तान घोषित कर देंगे। वहां यहूदी रहते थे। एक्चुअली में यहूदियों को ही नहीं पता था कि उनका देश कोई इजराइल हो सकता है। उन्होंने तो 48 में इसका कंसेप्ट लेके आए। जैसे पाकिस्तान कोई देश था क्या? नहीं था। अचानक द्विराष्ट्र की मांग उठी, जिन्ना आए, चौधरी रहमत अली आए, अलग अलग लोग आए। अचानक 1940 के बाद तूल पकड़ने लगा, वो नया देश का उदय हो गया पाकिस्तान। कंसेप्ट पहले से नहीं था। उसी तरह इन लोग की एक विचारधारा थी कि हमें एक देश बनाना है, लेकिन इजराइल नहीं था, वहां यहूदी थे लोग यहाँ पर। तो एक्चुअली में बाई पेपर अगर देखेंगे तो फिलिस्तीन तो यहाँ पे पेपर के हिसाब से था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि नहीं, फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन पर इजराइल का अधिकार है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में हम फंस जाएंगे। और फंसाएगा ये हमारा ये चचा, कहेगा कि जब कब्जा किया जमीन इजराइल का हो सकता है तो पीओके कब्जा किया हुआ पाकिस्तान का है तो ये हमारा हो गया। तो चाइना उधर से कहेगा कि अक्साई चीन हमारा है, हमारा हो गया। तो भारत के कुल क्षेत्र, कश्मीर का 10% अक्साई चीन है, 30% पीओके है। अब इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग फंस जाएंगे लोग। इस हिसाब से अगर हमने समर्थन कर दिया इजराइल का, तो जिंदगी में कभी भी हम लोग तिब्बत का समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर इंटरनेशनल कोर्ट और जेनेवा वगैरह कन्वेंशन में हम लोग को चाइना फंसा देगा। कहेगा कि जब इजराइल ने कब्जा किया तो आपने उसका समर्थन किया क्योंकि वो आपका दोस्त था, और जब हमने तिब्बत पर कब्जा किया 1959 में तो आप हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब आप फायदा देख के विरोध कर रहे हैं और घाटा देख के कर रहे हैं। आपका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, तो हम इस हिसाब से फंस जाएंगे। इसके अलावा चाइना जो है वो दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है, तो भारत कभी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि भारत खुद इजराइल का अगर समर्थन कर देता है कब्जा किए गए जमीन पर, तो हम वहां पे फंस जाएंगे। दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से ले जाएगा। और यहाँ की जमीन की लड़ाई नहीं, दक्षिणी चीन सागर के अंदर बहुत बड़े मात्रा में पेट्रोलियम है। और यहाँ पर चाइना जो है वो एक बहुत ही पुराना नक्शा को फॉलो करता है जिसका नाम है 9 डैश लाइन। तो चाइना कहता है 9 डैश लाइन के अंदर के सारे द्वीप हमारे हैं। तो यहाँ चाइना को बहुत फायदा हो जाएगा भारत के स्टैंड की वजह से, और जापान नाराज हो जाएगा हमसे, क्योंकि इन द्वीपों पर जापान का भी इधर से विवाद चलता है। तो चाइना और ऑटोमेटिक कर लेगा। अब भारत को जापान बुलाएगा तो भारत वहां पे भी फंस चुका रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो हम इजराइल का साथ नहीं देते हैं वो है यूएनओ। यूएनओ में हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता चाहिए ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस की तरह जिन्हें 5 देशों के पास अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वीटो पावर है कि वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, हमारे पास नहीं है। तो हम ये प्रस्ताव को चाहते हैं, लेकिन ये हमें कब मिलेगा? जब यूएनओ के 193 देश में से 2/3 लोग हमारे साथ हों। 2/3 का मतलब कम से कम 130 लोग हमारे साथ हो सकते हैं। अब देखिए, हमें इन 130 लोगों का समर्थन जुटाना है। तो अगर हम इजराइल को खुश रखेंगे तो हमारे हमसे जो इस्लामिक कॉरपोरेशन के 57 देश हैं वो हमसे खिलाफ निकल जाएंगे। तो 193 में से अगर 57 निकल गए तो टोटल बच गए सब 136, क्योंकि अगर ये
OIC वाले अगर अलग हो गए तो केवल बच गए 136। तो क्या लगता है कि दुनिया के 136 देश में से 130 हमको दे ही देंगे सब? तो यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भारत इन सारी चीज़ों को इजराइल को समझाता है कि देख भैया, हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। भारत के लोग इजराइल को फेवर करते हैं, सेना इजराइल का बहुत हथियार यूज करती है, हमारी विदेश नीतियाँ होती है, लेकिन हमने हर एक बात इजराइल के सामने अवगत कराया है कि भैया हम कूटनीतिक रूप से फंसे हुए हैं, हम डायरेक्टली खुल के तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और भी बहुत से वजह है। व्यापार को देखिए, अगर हम इजराइल के व्यापार को देखें, ओवरऑल देखना चाहिए रिलेशन। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ही हमें सब कुछ हथियार दिया है, भैया इजराइल से ज्यादा हमारे लिए फ्रांस ने राफाल दिया है, रूस ने दिया है, ऐसा नहीं। अभी अमेरिका उससे ज्यादा भी हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप व्यापार देखेंगे तो इजराइल के साथ इंडिया का टोटल व्यापार का केवल 1% व्यापार होता है, जबकि अरब देशों के साथ हमारा 18% का होता है। तो 1% को खुश रखने के लिए हम 18% गंवा दें, ऐसा तो कोई बेवकूफ़ी भारत में अभी के वक्त में कोई करने वाला नहीं है। इजराइल से हमें हथियार मिलते हैं, जरूरी है, बात अलग है, हमें कहीं और से भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल हमें हथियार नहीं देगा, इजराइल भी हमारी मजबूरी समझता है। लेकिन अगर अरब देश को देखेंगे तो फिर पेट्रोलियम हमारा चल जाएगा, व्यापार चल जाएगा चौपट, क्योंकि उनको कुछ बनाने आता नहीं है, सीधे भारत से खरीदते हैं। साथ ही हम लोग को वहाँ पे 55 लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो इतनी बड़ी चीजों को हम दांव पे नहीं लगाएंगे, इसलिए भारत खुलकर इजराइल के साथ नहीं आ रहा है। एक और स्ट्रेटेजिक महत्व है कि भारत अगर मुस्लिम देशों के साथ अच्छा संबंध बना के रखता है तो मुस्लिम देश इस बवासीर का साथ नहीं देते हैं। अक्सर अभी आप देखे होंगे कि अरब वगैरह देश ने इनको लोन नहीं दिया, लोन का पैसा वापस मांगने लगा है। तो ये भारत का दबाव है जो काम कर रहा है, वरना ये लोग अगर पाकिस्तान के फेवर में चले जाएंगे तो इनको संजीवनी बूटी मिल जाएगा, क्योंकि ये अगर कचड़ा भी दे दे तो इनके लिए वो जन्नत हो जाएगा। ये लोग अपना डेवलपमेंट कर जाएगा और पाकिस्तान की फौज को हथियार मिल जाएगा उन्हीं पैसों से। तो हमारे दबाव की वजह से हम लोग इन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं, इन्हें हम कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर, लेकिन आप भी हमारे आंतरिक मामले को। तो ये लोग भी कहते हैं कि जब भारत कश्मीर के मुद्दे पे आप देखिए, इन्होंने सीधे पल्ला झाड़ दिया। ये तो गया था यहाँ का प्रधानमंत्री गए थे वहाँ, तो पानी उनी के लिए भी नहीं पूछे थे इनको। साथ ही हमें अपने पड़ोसी देश चाइना को भी देखना है। चाइना क्या चाहता है? चाइना चाह रहा है कि वो अपने यहाँ वीगर मुसलमानों पर जुल्म करता है। तो इस वजह से एशिया में जो मुस्लिम देश हैं वो भारत को एक अच्छे नजर से देखते हैं। तो चाइना इस चीज को सुधार करने के लिए मुस्लिम देशों को खुश करना चाहता है, और इसी को खुश करने के लिए वो इजराइल पर दबाव बना रहा है, जबकि दुनिया के किसी का भी दबाव इजराइल पर काम नहीं करेगा। तो भारत को चाइना को भी काउंटर करना है, क्योंकि चाइना जो है वीगर मुसलमानों पर जुल्म करता है, अमेरिका वो मुद्दा उठा देता है। अभी क्या है कि अमेरिका के इशारे पर फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है तो चाइना ये मुद्दा उठा रहा है। तो भैया ऐसा ना हो कि इजराइल के चक्कर में चाइना जो है मुस्लिम देशों के साथ हीरो बन जाए, तो फिर हम लोग तो एशिया में पीछे रह जाएंगे। रही बात इजराइल की समर्थन करने की, तो हम इजराइल का समर्थन करें कैसे? उसको समर्थन की जरूरत है हमारे, किस चीज में हम इजराइल से आगे हैं? थोड़ा सा आप खुद से सोच के देखिए। क्या हमारी वैक्सीनेशन इजराइल से पहले, सबसे पहले कोरोना फ्री हो गया? क्या हम टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से आगे हैं, जो उसको टेक्नोलॉजी देंगे कि लो ले लो यहाँ पे? क्या हम लोग तो इजराइल के यहाँ से कृषि सीख क्या है? ड्रॉप फार्मिंग, जैविक खेती। क्या हमारे पास आयरन डोम है? हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के जहाज है। हम इजराइल को चाह के भी क्या दे सकते हैं? आप बताइए। खूब से खूब देंगे तो मंच से बोल देंगे मोदी जी हम इजराइल के साथ हैं। इसका कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ गया आपको बता दिए। देखिए, एक आम आदमी को बहस करना बहुत इजी होता है कि हम इजराइल के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन जब आप यूपीएससी के मेंस लिखने बैठिएगा और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी है तो पॉलिटी के साथ साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन रखना ही पड़ेगा। फिर वहां आपको हर एस्पेक्ट्स में जवाब देने पड़ेंगे कि इसका हमारा तुर्की के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को देख के रखना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के दबाव में आके भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये गलत है। देखिए कैसे बताते हैं, आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं। मुसलमानों का भारत सरकार पर कोई दबाव नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर दबाव बनता तो जितना चिल्लाया था इन लोगों ने CAA को लेकर, भयानक रैली हुई थी हिंदुस्तान के कोना कोना तक लेके, शाहीन बाग का मामला था, दिल्ली में दंगे फसाद तक हो गए थे। क्या सरकार CAA वापस ले ली? NRC ले ली? नहीं ले ली। ये दिखाता है कि इनका दबाव, मुसलमान लोग का दबाव नहीं काम करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इंटरनेशनल पे तो दबाव काम करता है, ये भी गलत है। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, इजराइल का जो वर्तमान विवाद चल रहा है, ये विवाद जमीन के लिए है, मेनली धर्म के लिए नहीं है। इसे जानबूझ के धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि वो केवल जमीन की लड़ाई। लेकिन जो फ्रांस के साथ हो रहा है वो तो केवल और केवल धार्मिक मामला है कि मोहम्मद साहब के जो कार्टून बनाया उस वजह से पूरा दुनिया फ्रांस, मुस्लिम देश फ्रांस के खिलाफ हो गए।
तो उस समय अगर भारत पे अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं भारत मुसलमानों के दबाव में आ गया, तो उस समय अगर दबाव में आया तो उस समय भी अभी भी दबाव है, लेकिन भारत सरकार ने वहां पर फोन तक किया फ्रांस को कि हम आपके साथ खड़े हैं। काउंटर पार्ट यहाँ पे रक्षा मंत्री से लेकर सबकी बात हुई, तो यहाँ कहाँ इनका दबाव काम किया? वहाँ इजराइल के साथ किसी का दबाव नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारत में कोई जाति कोई धर्म विशेष के लोग हमारी विदेश नीतियों को इस तरह से प्रभावित कर देंगे। ये ऐसे अब भाई अब जहाँ कुछ बोलने का मन कर रहा है तो कुछ बोल दीजिए, वो अलग मैटर होता है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक तरीके से जिसे विश्व पर आपको पटल पर रखना है, एक तो पढ़ा लिखा लोग का आंसर थोड़ा अलग होना चाहिए। आप फिलिस्तीनियों की भावना को समझिए, उनके साथ क्या बीत रहा है। वो 100% पे थे 1947 से पहले, अभी 12% से भी नीचे घट गए हैं। ये जो दांत चियार रही है ना, ये बहुत खतरनाक है बुढ़िया। इस सचुरी सब क्या क्या लंदन में बैठ के करते हैं सर, आप थोड़ा समझिए। हम अखंड भारत थे, म्यांमार से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाते थे। इन लोगों ने जो बहुत होशियार बन रहा है सर, अभी तो इंग्लैंड का नाम ही नहीं आ रहा है, शांति से बैठा है लंदन ब्रिज पे बैठ के सोच रहा समुंदर के किनारे, क्या क्या तांडव मचा के गए सर। पूरी एशिया की बर्बादी इन्हीं सब की देन है। 1876 में अफगानिस्तान अलग कर दिए सब हमसे, 1904 में नेपाल तोड़ दिया सब, 1906 में भूटान तोड़ दिया सब, 1907 में तिब्बत तोड़ दिया सब। शंकर जी का जो कैलाश पर्वत मानसरोवर चल गया, तिब्बत में चाइना कब्जा कर लिया। का शंकर जी उधर थोड़े थे, हमारे अखंड भारत में थे वहां पे। 1935 में श्रीलंका तोड़ दिया सब, 35 के नियम के तहत ही 37 में म्यांमार को तोड़ दिया सब, 47 में पाकिस्तान चल गया, 1972 में बांग्लादेश हो गया। हम लोग सिमट के रह गए हैं। तो जो सेंटिमेंट्स हमारे साथ है वही इनके साथ है। हम हिंदुस्तानी नहीं चाहते हैं कि हमारा अखंड भारत हो जाए, तो वही है। इस ससुरे लोग पर्दा के पीछे देखिए, इन लोग का एक ही उद्देश्य, दुनिया में अशांति रहो। जब तक मार होगा तब तक दबंग लोग की बहुत भलाई होगी। इन लोग का हथियार बिकेगा, आपस में लड़ा झड़ा के एगो कहेगा कि तू अमेरिका के फेवर में चल जाएगा, ब्रिटेन के फेवर में चल जाएगा, दोनों में बंदरबाट हो जाएगा। यहाँ फिलिस्तीन की भी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, फिलिस्तीन वाले लोगों ने अपनी जमीन यहूदियों को बेची थी, तो भैया जब बेचे थे तो अभी का लात नहीं खाओगे वहां पे। दूसरा हमास जो है इंटरनेशनल, देखिए इजराइल कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन इजराइल बहुत होशियार है। ऐसा जगह पहुंचेगा कि आप उद्विदा का हमला करेंगे, जहां हमला करेंगे हमास, तो ऐसा पूछेगा कि पानी नहीं मांगेंगे। देख रहे हैं ना, दौड़ा दौड़ा मार रहा है। अल जजीरा का बिल्डिंग उड़ा दिया, वहां पे तो एक होटल था उसको उड़ा दिया, वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को तहस नहस कर दिया। और ये अच्छे से मारता है, डर पैदा कर करके मारता है। इसका काम क्या है, आपको उकसाएगा, यहाँ पर फिलिस्तीन के लोगों को उकसाएगा, और हमला करने से पहले ना बोल देता है कि हम 2 घंटा बाद हमला करेंगे। अब जरा आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर कह दीजिएगा कि हम इस बिल्डिंग में 2 घंटे बाद हमला करेंगे, बाकी लोग खाली हो जाओ, तो क्या हमास के आतंकवादी बैठेंगे सर? अरे यार तुम लोग जाओ, लोग हमको मरने दो, 2 घंटा बाद मिसाइल गिरे। अरे वो भी भाग जाते हैं सब भाग जाते हैं सब। खुद अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ये मामला लंबा चले ताकि अरब देश हमसे दहशत में रहे यहाँ पे। लेकिन इन लोग को क्या समझ में आता है? इन लोगों ने जो यूएनओ की बात को इग्नोर किया था। यूएनओ इन लोग को यहाँ पर जमीन दिया था 1947 में, इन लोग को जमीन दिया था, लेकिन इन लोग को लगा कि ना हमारा पूरा फिलिस्तीन चाहिए, ले लो पूरा फिलिस्तीनियों से भगा देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानियत कहाँ गई? भैया इंसानियत अफगानिस्तान में कहाँ गई थी, जहाँ महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति को तोड़कर तालिबान वालों ने खाली कर दिया था, वहां इंसानियत नहीं दिखाता। लोग कह रहे हैं कि इजराइल के हमले में मासूम लोगों की भी जान जा रही है। 9/11 का जब हमला अमेरिका में हुआ था ना, तो इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे बेचारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं मासूम जल रहे हैं, जब हमास रॉकेट मारता है ना, तो उसके रॉकेट में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहता है, कहाँ जाके गिरेगा ये हमास को भी नहीं पता है। और अगर आयरन डोम इजराइल के पास नहीं रहता ना, तो इजराइल आज के समय में उसकी जनसंख्या आधी कर दिए रहते सब ये हमास वाले। तो अजीब बात करते हैं, युद्ध में इंसानियत देखेंगे। बहुत इंसानियत देखना है तो बोलिए ना अजरबैजान को कि नागोर्नो कराबाख से वापस आ जाए। अभी हाथ छोड़िए ना, नागोर्नो कराबाख को जीतने के बाद अभी और ये आर्मेनिया का जगह कब्जा कर लिया है, तो यहाँ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अजरबैजान आपके ग्रुप का है। तो आप एक स्टैंड पे रहिए। अगर इंसानियत देखना है तो केवल फिलिस्तीन में नहीं, पूरी दुनिया में देखिए, और नहीं देखना है तो फिर आप भी कुछ आइए। और इजराइल जो है विरोधी लोग को तो उठने ही नहीं देता है। फिलिस्तीन का 2 हिस्सा, यहाँ पर जो है गाजा पट्टी, ये है वेस्टर्न बैंक। वेस्टर्न बैंक में तो शांति रहती है, यहाँ युद्ध वगैरह नहीं होता, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतलब पॉलिटिकली मांग करते हैं। यहाँ पर हमास है, बहुत खतरनाक आतंकवादी संगठन है। और सीरिया में यहाँ गोलान की पहाड़ियां हैं। इस सीरिया की इस गोलान पहाड़ी के पास पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम का एक आतंकवादी संगठन, इस ससुरा आजकल इधर से बम मार रहा था, और ये हमास वाले इधर से मार रहे थे सर। इजराइल को ये सब खिलौना समझा था सर। इजराइल मारा, इसको भी उधिया दिया, और इजराइल मारा, इसको भी उधिया दिया। इजराइल ने दोनों ओर से उधिया के साफ कर दिया। अब बेंयामीन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी ये धुआई अभी लंबा चलने वाला है। अब भाई फिलिस्तीन
और इजराइल का मामला समझ में आ गया। इसमें मेन समस्या ये है कि फिलिस्तीन में जो लोग मार्क करना चाहते हैं उनका कहना है कि पूरा इजराइल मिटा के हम फिलिस्तीन लेंगे, जो भी गलत बात है। और इजराइल में भी जो बहुत ज़्यादा मतलब उग्र विचारधारा के लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, पूरा फिलिस्तीन मिटा के हम पूरा इजराइल बनाएंगे। दोनों गलत है। भारत की जो प्रस्ताव है वो सही है कि हम 2 राष्ट्रों की मांग करते हैं। हमारे मोदी जी भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं है जो ऐसे कह देंगे इजराइल का साथ छोड़ देंगे। तो आप समझिए, हमारी सरकार जो डिसीजन लेती है सोच समझ के लेती है। आप समझे होंगे कि हमारी क्या क्या मजबूरी है। हम अपनी 10 घाटा सह के किसी एक को नहीं खुश रख सकते। देहात में कहावत कहा जाता है, गज पाने के चक्कर में पूरा थान नहीं खो देना चाहिए। आपको कभी भी नज़दीक के फ़ायदा को नहीं देखना चाहिए, बल्कि दूर के घाटे से अवगत होना चाहिए। तो भारत सरकार इजराइल को खुश करके नज़दीक का फ़ायदा नहीं देख रही है, बल्कि दूर का घाटा से अवगत हो रही है। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की तरह सोचिए। आई होप आप इसे समझे होंगे। हमारा तो माथा चकरा गया ससुरा, समझाते समझाते क्या बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था, पर इसमें मुझे एक बात नहीं समझ में आई। आवाज में बीच में टोकना नहीं, पहले मेरा क्वेश्चन पूछ सुन लेना। कि इन्होंने ये बोला कि पहले इन्होंने ये दिखाया कि हमारी और पाकिस्तान को कंपेयर किया इन्होंने इजराइल और पैलेस्टीन के साथ, पर स्टोरी डिफरेंट है। इजराइल और पैलेस्टीन जो है, पहले उनकी अलग अलग उनको मिला गया था लैंड, जैसे 40-40 के आसपास। तो पैलेस्टीन को प्रॉब्लम हुई और उन्होंने कहा कि भैया हमें ये सारा चाहिए, तो उन्होंने अटैक किया। तो इजराइल ने वहां पर आंसर किया और उन्होंने वापस अपने आप उनके अटैक का जवाब दिया और जीते और उनका कुछ लैंड लिया। उसके बाद फिर उन पैलेस्टीन ने बीच में फिर अटैक किया। तो ऐसे होता रहा और हर अटैक में इजराइल जो था पावरफुल हुआ, जीता और उसने लैंड ज्यादा लिया। तो वो सिचुएशन को और हमारा जो जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, वो उसको कंपैरिजन करना मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि हम अटैक नहीं कर रहे, इंडिया अटैक नहीं कर रहा। जम्मू कश्मीर जो इंडिया का पार्ट है, जो पाकिस्तान ने लिया हुआ है, वहां पे क्यों इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया था और पाकिस्तान ने उसके जवाब में नहीं वापस अटैक करके जीत के वो लैंड लिया था। वो स्टोरी नहीं थी। यहाँ पे तो स्टोरी ये थी कि पैलेस्टीन ने अटैक किया, इजराइल ने उनको आंसर किया और जीत के उनका लैंड लिया। तो मेरी क्या ये थॉट ठीक है जो मैं बोल रही हूँ? मेरा तो ये क्वेश्चन है जो मैं बोलूँ। अब ये था कि पैलेस्टीन ने अकेले अटैक नहीं किया था, वो हाँ, उनको तो और भी लोग मिलके कर रहे थे। तो सभी मिलके, तो उन्होंने इजराइल के पीछे पड़े। एग्रीएबल नहीं था यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन। वो और सारी अरब कंट्रीज जो सराउंड करती हैं इजराइल को, सबने इकट्ठे अटैक किया था कि पूरे इजराइल को वाइप आउट कर देंगे। वाइप आउट करने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खत्म करना चाहते हो एक पूरे लोगों को, पूरी एक लोगों की कम्युनिटी, एक रिलीजन को। वो चीज गलत थी और उसमें जब इजराइल जीता है तो उसके बाद इजराइल ने कभी पीछे नहीं देखा। फिर वो टेक्नोलॉजी में और एडवांस होता गया, उसको समझ आ गया कि अब ये हमारी अपने सर्वाइवल की बात है। बिल्कुल। उसके बाद वो आगे बढ़ता चला, अपनी मेहनत की उन्होंने, इतना आगे बढ़ता चला कि अब कोई सोच भी नहीं सकता अटैक करना। ठीक है, उनको तो प्रेस करना चाहिए कि देखो अकेले रह रहे, कोई साथ नहीं किया उन्होंने। और दूसरी बात ये है, इंडिया की स्टोरी तो अलग है कि वहां पे हमारा जो राजा थे कश्मीर के, वो चाहते थे इंडिया के साथ अलाइन होना, मगर उन्होंने कहा था बाद में वोटिंग होगी, लोग डिसाइड करेंगे, मगर पहले पूरा एरिया काम डाउन हो जाए फिर वोटिंग होगी। अब जब वो ये सब बातें करे थे, वहां से पाकिस्तान ने अटैक किया था क्योंकि उन्हें लगा कि चला जाएगा, हम पहले ही और उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर फाइट हुई मगर हम पूरा रिकवर नहीं कर पाए और लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई है। वो पार्ट वो कंट्रोल करते हैं, वो पार्ट हम ये पार्ट कंट्रोल। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फुल वॉर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो जगह वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो ये बात अलग है। मगर इस केस में जो है, यहाँ पे दूसरी पॉइंट जो है, जब इजराइल बोलता है कि हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग ना मर जाए। क्योंकि उन्होंने तो चालाकी से जहाँ पे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वहां पे उन्होंने अपने टनल्स बनाए। उन्होंने तो टनल्स वहां बनाई है, हॉस्पिटल के पास बनाई हुई है, स्कूल्स के पास बनाई है, जहाँ ग्रोसरी स्टोर का बनाई है, जिससे कि टनल जब उड़ाएं तो लोग मर जाएं और फिर ये बोल सके कि देखो इजराइल की। तो इजराइल ने पहले बोल दिया, देखो ये इस बिल्डिंग में हमास इस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, इसलिए हम यहाँ पे हम इस बिल्डिंग को उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमास फिर दोबारा यूज ना कर पाए। उसमें इक्विपमेंट पड़े हैं, वो बताते हैं 1 घंटा पहले
कि 1 घंटे में आप पूरा इक्विपमेंट पूरा सकते हो, हटा नहीं सकते आप। बच्चे और जो लोग हैं, अपने वो तो आप को बच्चे- बाहर निकाल सकते हो। तो बताते हैं कि लोग जो है सिविलियंस वहां से चले जाएं, फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर ये दें। तो उनकी अच्छाई है, नहीं तो ये अच्छी कौन बात करता है। है ऐसे? और वो ऐसा भी नहीं है, वो एरिया भी बताते हैं कि हम इस एरिया में बॉम्ब करने वाले हैं। तो अभी जब हमने बहुत सारी फुटेज देखी थी उसमें उन्होंने कहा भी था उस एरिया में इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली आ जाती है कि इस एरिया को हम बॉम्ब करने वाले हैं, अगले 1 आवर में आप छोड़ के चले जाइए। That is crazy, सारे buddy. सारे लोग जो है फटाफट अपने सामान मैट्रेस उठा के भाग रहे हैं कि वहां पे बॉम्बिंग होगी। पर ठीक यहाँ है, पे तो ये मगर फेंकते हैं, यहाँ किसी पे को भी पता नहीं चलता कहाँ गिरेगा। हमास जो भेज रहा है, हाँ। पहली बात तो वो गाइडेड मिसाइल्स नहीं है, उनको बस ये इधर कर दो, फेंक दो, जहां गिर गया हाँ, कहीं भी चला हमें फर्क जाए। नहीं पड़ता। प्लस उन्होंने जो है आयरन डोम ने बचाया से, मगर 10% वो उनकी तो फिर मेहनत भी- है। अब आप आयरन डोम है जी और 10% पैलेस्टीन के पास नहीं है, तो वो भैया उसमें इसराइल की थोड़ी कोई तो गलती है। और ये सही है कि अभी जो है हम इसलिए, ये तो बहुत सारे वीडियोस बने और ये बात वापस रिपीट हो रही है कि इंडिया इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि अगर आप इस फिलॉसफी जाएं कि वॉर हुई और वॉर में जो जीता उसने लैंड ले ली, ये पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी थी, अगर इसको एग्री करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर तो ये लड़ाई पूरे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, क्योंकि फिर तो ये होगा जिसने लड़ाई की जो जीत गया पूरी ले गया। वो तो है। तो हम इसमें बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं हर एक के अपने बॉर्डर्स हैं। अगर आपने किसी का कब्जा किया तो गलत है, आपको किसी समय पे उसको इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी क्योंकि वो किसी और का एरिया था। हम इस बात में बिलीव करते हैं। तो पॉइंट तो ये, यूनाइटेड नेशंस ने 44 किया था, जो भी 40% किया था, हम उसमें बिलीव करते हैं। अगर आपने, ठीक है, किसी ने कोशिश की आपको मारने की, आप बच गए, आपने उनकी लैंड नहीं लेनी चाहिए थी, आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। अगर ऐसे होता तो ऐसा तो है नहीं कि अगर 9/11 में यहाँ पे बिल्डिंग्स उड़ाई हैं तो ऐसा तो नहीं है कि यूएस गया पूरा कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान को बोलने लगे यूएस की टेरिटरी बन गया। नहीं बना ना, वहाँ पे गए, उन्होंने कार्रवाई की, टेररिस्ट नेटवर्क डिस्ट्रॉय किया, वापस आ गए। सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो अफगानिस्तान को दे रहे हैं, अभी आने वाले वापस आएंगे फुली मैनेजमेंट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, किसी लैंड तो किसी की नहीं ली, राइट। तो थ्योरी प्रिंसिपल ये है कि हम हेल्प करेंगे, ये करेंगे, मगर आप किसी की भी लैंड नहीं ले सकते कब्जा करके। इसीलिए जो है इंडिया जो है दोनों के साथ है, जो पहले डिसाइड हुआ था, शांति से जियो और जीने दो उन लोगों को भी। अगर आप अननेसेसरी अटैक करते रहेंगे तो इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। इजराइल कभी बताता नहीं है, अभी तक लोगों ने जो भी उन्होंने बोला कि काफी न्यूक्लियर वेपन्स है, मगर ऑफिशियली बोलते हैं नो कमेंट, बोलते नहीं हम कमेंट नहीं करते, हमारी प्रॉब्लम है कितने हैं नहीं। सबको पता है पूरे वर्ल्ड में कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और पूरे अरब वर्ल्ड में किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ईरान कोशिश कर रहा है और सभी कोशिश कर रहे हैं। और ईरान क्यों हमास को फंड करता है? वो कि ईरान न्यूक्लियर वेपन चाहता है, इजराइल नहीं आने देगा न्यूक्लियर वेपन्स, पूरे अरब वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के पास है। मगर पाकिस्तान अगर अरब नहीं है, सिर्फ मुस्लिम है, तो अरब वर्ल्ड में कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास है। तो ये सब डायनामिक्स हैं और ये सही बात कह रहे थे कि डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिलीफ इसी में करते हैं, जो जिसकी लैंड थी उसकी लैंड है, आप कार्रवाई करिए मगर लैंड मत लीजिए। कॉम्प्लिकेटेड, देख लो, पॉलिटिक्स इज सो कॉम्प्लिकेटेड। लैंड के लिए, रिलीजन के लिए क्या क्या हो रहा है, थक गए। वही है, मैं तो हर बार यही सोचती हूँ सच्ची में, जैसे वो बोलते हैं ना कलयुग, ये सब कलयुग है। नहीं तो प्यार, मोहब्बत, शांति से रहना वो था सतयुग, धर्म से रहो। पर देखते हैं अब आगे क्या होता है, न्यूज़ पे रखेंगे ध्यान और होपफुली सिचुएशन जो इम्प्रूव होगी। हाँ, जैसे हमेशा होता है वही होगा, सीज फायर हो जाएगा, कुछ समय लड़ाई होगी, हमास के टारगेट्स जाएंगे, दूसरे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है सीरिया से उसके टारगेट जो है पूरे न्यूट्रलाइज होंगे। जब सब हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगी और इजराइल ने जो लेना होगा पार्ट ले लेगा, फिर आगे लाइफ चलेगी, फिर ऐसा कुछ होगा, फिर होगा। तो मतलब ये तो वही है कि फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक तो ठीक है क्योंकि वो ज़्यादा फाइटिंग नहीं करते, पॉलिटिकली कोशिश कर रहे हैं, मगर इधर से हमास जो अटैक कर रहा है वो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।